आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जितेंद्र परवाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के तहत किसी न किसी अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं, किसी न किसी नए मौजू को लेकर आपके रूबरू होते हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में जिस शख्सियत को दावत दी है वो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। मेरी मुराद है अमृतपाल सिंह शैदा। शैदा साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। आपका शैदा साहब हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है, स्वागत है, खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। अमृतपाल सिंह शैदा पंजाब के उन बड़े शायरों में से हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी शेर व अदब की खिदमत की। 3 किताबें इनकी मंज़र आम पर आ चुकी हैं। कई इनामात इजाज़ात आपको हासिल हो चुके हैं। ज़िंदगी भर भाषा विभाग पंजाब में सर्विस करते रहे, अपनी खिदमात वहाँ अंजाम देते रहे। और शैदा साहब में खूबी ये है कि इन्होंने जो शेर कहने का एक ढंग है उससे अपनी मुख्तलिफ एक अलग एक लाइन खींची, एक नया रास्ता बनाया। बिल्कुल नई शायरी इन्होंने पंजाब में पैदा की। तो आइए शैदा साहब से मुलाकात करते हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे और उनसे उनकी शायरी भी सुनेंगे। शैदा साहब, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले कि हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, किस माहौल में आपने आंखें खोली और आपने तालीम कहाँ हासिल की और फिर आप शेर व अदब की दुनिया में कैसे आ गए? डॉक्टर परवाज़ साहब, मैं दूरदर्शन पंजाबी के हवाले से आप तक और आपके हवाले से नाज़रीन गिरामी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इल्म अदब के गहवारे और एक मुकम्मल संगीत घराने से मंसूब पंजाब की मशहूर रियासत पटियाला मेरी जाय पैदाइश है। मेरे वालिदैन में सरदार गुरबख्श सिंह शैदा फ़ारसी के उस्ताद रहे 1947 तक। अच्छा। पटियाला के ही BN खालसा हाई स्कूल में जी उन्होंने कम से कम 22 साल अच्छा पर्शियन के उस्ताद के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दी। क्या बात। अच्छा। और उन्हीं के घराने में जब एक बच्चे की पैदाइश हो तो जाहिर है कि उस बच्चे को अपने घर ही में उर्दू और फ़ारसी की गंगा बहती हुई मिलती है, महसूस होती है जी। ये बात अलग है, ये मुकद्दर की बात होती है कि कोई उस गंगा में स्नान कर लेता है, हाथ मुंह धो लेता है जी। कोई महज उनमें से गुजरती हुई हवाओं से फैज़याब होता है जी। तो मैं अपने वालिदैन सरदार गुरबख्श सिंह शैदा और सरदारनी सुखदेव कौर वालिदा की गोद में बड़ा होते हुए सबसे पहली बुनियादी मेरी जो पढ़ाई है KG से लेकर मिडिल तक वो बख्शी बीर सिंह हाई स्कूल में हुई। अच्छा। बख्शी बीर सिंह हाई स्कूल पटियाला में। उसके बाद मैंने हायर सेकेंडरी थी वो आत्माराम कुमार सभा हायर सेकेंडरी स्कूल में की। अच्छा, क्या बात। फिर कॉलेज का दौर आया तो मुल्तानी मल मोदी डिग्री कॉलेज पटियाले का मशहूर कॉलेज है, तो मैंने वहाँ डिग्री ग्रेजुएशन की। अच्छा। फिर मेरी जो सफ़र था वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तक पहुँचा। अरे वाह। मैंने पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी में उसकी पगडंडियों पे घूमते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन की। वाह। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो फौरी तौर पर जो मुझे विरसे में मेरा रोज़गार था वो मेरे वालिद साहब का शुरू किया हुआ प्रिंटिंग और पब्लिकेशन का रोज़गार था। अच्छा, आप उसमें वाबस्ता हो गए। तो जाहिर है कि विरसे में एक ही वारिस हो। मेरी 2 बहनें हैं। वारिस के तौर पर मैं अकेला था, तो मैं उसी रोज़गार में उनके साथ, ये लगभग सन 73-74 की बात है।
जी। जब मैं उनके साथ लग गया था। तो आपने जो आगाज़ आपका हुआ वो अपने वालिद के साथ था, आप उनके हाँ, जो उनका मैं उस पेशा था उसी में जुड़ गए। जी। तो मुलाजमत में उसके बाद कैसे आए? मैं मुलाजमत में तो बहुत देर के बाद आया। वो भी एक किस्सा है। अब यहाँ शायद मेरा ख्याल वक्त नहीं है। वो किस्मत की बात कह लीजिए कि मैंने सरकारी नौकरी करनी थी, तो मैंने 20 साल लगभग नौकरी की है। वो भाषा विभाग पटियाला में, भाषा विभाग पंजाब में, पटियाला के हेड ऑफिस में ही मैंने वो नौकरी की है। वहीं से मैं रिटायर हुआ हूँ। तो हुआ क्या कि वालिद मोहतरम मेरे बचपन में ही मुझे अपनी घरेलू अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों अहबाब के साथ होती हुई नशस्तों में ले जाते थे। जी जी जी। तो वहाँ होता क्या था कि हालांकि मैं बच्चा था, खेलने कूदने के शौक पालने के बजाय मुझे ये होता था कि भाई ये जो अपने दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। जी 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 जी। तो मैं उनके पास बैठता था, तो वो जो शेर व शायरी का तबादला करते थे, जी, तबादला ख्यालात होता था, वो मेरे कानों में शीरीनी घोलता था। क्या बात, क्या बात। और मेरी तबीयत में शायरी की लौ जगाता था। वाह, तो वाह। होता क्या कि जब ये चलता रहा सिलसिला, इस सिलसिले में मैं एक बहुत बड़ी हस्ती की, जो कौमी सतह की हस्ती थी, सुखनवार हस्ती थी, प्रोफेसर कृपाल सिंह बेदार। हाँ, बड़ा नाम हमारे पंजाब। वो मेरे वालिद साहब के बहुत क्लोज फ्रेंड थे। अच्छा। बहुत उनके साथ ऐसे है कि घरेलू ताल्लुकात थे। जी। लगभग दूसरे या तीसरे हफ्ते अच्छा। वो मुझे उंगली लगाकर उनके दौलत खाने पर ले जाते। जी। तो उनके दौलत खाने में वो जाते थे तबादला ख्यालात करने कि भाई बेदार साहब आपने क्या कहा है और मैंने तो ये कहा है। तो वो मुझे क्या कहते थे, एक बड़ी दिलचस्प यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा कि मेरा जो तखल्लुस है वो अमृतपाल यानी कि शायदा मेरा तखल्लुस है। मेरे वालिद मोहतरम का भी यही तखल्लुस था। मैं आपसे पूछने भी वाला था कि ये क्या मसला है, आप वालिद साहब का भी तखल्लुस शायदा और आपका भी, ये क्या मैं ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है, नाज़रीन गिरामी के दिलचस्पी के लिए भी मैं ये किस्सा बताना चाहूँगा। होता क्या था कि जब मैं बेदार साहब के यहाँ जाता था अपने वालिद साहब की उंगली पकड़कर, तो वो मुझे गोद में उठा लेते थे। 5-6 बरस का होता था, मुझे गोद में उठा लेते थे और मुझे कहते थे कि भाई आइए छोटे शहदा साहब कैसे मिजाज हैं। अच्छा। आइए छोटे शहदा साहब कैसे मिजाज हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। फिर वो अपने बच्चों को आवाज़ लगाते कि भाई ले जाओ अपने दोस्त को, ले जाओ, इसे कुछ खिलाओ पिलाओ और अपने साथ खेलो। जी। लेकिन मेरा मिजाज ऐसा होता था कि मैं उनमें से भागकर फिर वो मैं अपने वालिद साहब के से चिपक जाता था, उनकी गुफ्तगू सुनता था। तो उनकी गुफ्तगू से मैं इतना फैज़याब होता था, हालांकि 5-6 साल का बच्चा क्या होता है, मैं इतना फैज़याब होता था, मेरी तबीयत में वो लौ जगती रही और मेरे कानों में शीरीनी, वो फ़ारसी उर्दू के अल्फाज, बहुत मीठे मीठे अल्फाज घूमते रहे। तो मैं समझता हूँ कि वो वक्त था, वो लम्हात थे जिससे मेरे दिलो दिमाग पर शायरी का जो बीज है बोया गया। आपकी तरबियत जो है बचपन से इस ढंग से हुई कि एक तो आपके वालिद मोहतरम और दूसरे इतने बड़े शायर उस दौर के, तो सब ने बेदार साहब, उन दोनों की आप गुफ्तगू से फैज़याब भी होते रहे और आप इस तरह से आपने एक बचपन का जो माहौल देखा, बड़ा खूबसूरत माहौल था। मैं इसमें थोड़ा सा एक और जिक्र करना चाहता हूँ। असल में ये तो था ही, ये तो उनका हफ्ते 2 हफ्ते का प्रोग्राम था। एक प्रोफेसर जनक सिंह थे, वो भी पर्शियन के बहुत बड़े आलिम थे, उनके पास भी जाया करते थे, उनके साथ वो नसर की बातें करते थे। लेकिन हमारी प्रेस पर, प्रिंटिंग प्रेस पर, जो बड़े खुले इलाके में सेंट्रल इलाका है अनारदाना चौक, तो वहाँ शायदा आर्ट प्रेस नाम की हमारी प्रिंटिंग प्रेस थी। तो किसी वक्त मेरे वालिद साहब ने वहाँ 2 रसाले पब्लिश किए, एक बाल संसार और एक स्त्री श्रृंगार। अच्छा। बाल संसार तो मेरी याद के मुताबिक 20-22 साल मेरी होशो आवाश में, अच्छा, वो 20-22 साल चलता रहा। तो स्त्री श्रृंगार जो मेरा ख्याल है शायद कुछ साल के बाद बंद हो गया था। अच्छा। कई बातें होती हैं, इकोनॉमी देखनी पड़ती है, मार्केट देखनी पड़ती है, बहरहाल मैं ये बताना चाहता था परवाज़ साहब के मेरी तबीयत को और ज़्यादा इल्मो अदब में महव करने के लिए
मेरे प्रेस पर बहुत से बड़े बड़े सुखनवर आते थे, नामवर शायर आते थे, जिसमें मैं अगर आपको बताऊं तो आपको हैरानी होगी कि मेला राम वफा, क्या बात है, वाह वाह वाह, वो पंजाब का ही नहीं हिंदुस्तान के उस्ताद शायरों में था, लेकिन बहुत साद मुरादा सा। एक वो भी मिसरा बड़ा मशहूर हुआ था ना, शेर कहने का सलीका सीख मेला राम से। जी जी जी, मेला राम वफा। हाँ, एक कैस जलंधरी थे, कैस जलंधरी थे, कैस जलंधरी उसी ग्रुप के थे, उसी पोच के थे। और ये हुए मेला राम वफा हुए। हमारे वहाँ नौबहार साबिर साहब जो बाद में मेरे उस्ताद बने, वो उस वक्त नहीं थे, अच्छा, बाद में मेरे उस्ताद बने। महेश पटियालवी साहब, क्या बात है, बड़ा नाम। और राजकवि जो पटियाला के पहले राजकवि थे, सरदार बलवंत सिंह गजराज, जसवंत सिंह वंता, क्या बात, आशा सिंह राही, ये सभी हमारी प्रेस पर गाहे बगाहे आते थे और निशस्तें, मुख्तसर सी निशस्तें होती थी, आते रहते थे, जाते रहते थे, आते जाते थे, जाते रहते थे। सरदार बलवंत सिंह गजराज साहब के घर निशस्तें होती थी बड़े मुंतखब शायरों की, तो उसमें भी मैं जाया करता था, क्योंकि मैं नहीं जाता था, मेरे वालिद मोहतरम ले जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि जब मैंने तुकबंदी करने की कोशिश की, वो तुकबंदी मेरी देवनागरी रस्मुल ख़त में थी, उर्दू तो आता ही नहीं थी मुझे, देवनागरी रस्मुल ख़त में थी। तो मुझे शौक़ हुआ कि मैं अपने वालिद साहब को दिखाऊं। ये बड़ी दिलचस्प बात है नाज़रीन गिरामी के दिलचस्पी के लिए भी और फैज़याबी के लिए भी, कि जब मैंने अपनी वो तुकबंदी अपने वालिद साहब को दिखाई तो वो मुझे कहते कि ये किस किताब से उठाई है भाई, ये बड़े भारे भरकम फ़ारसी के शब्द कहाँ से उठाए हैं। तो मैंने कहा पापा मैंने उठाए तो नहीं हैं, इस्तेमाल किया है। कहते तुम्हें इस्तेमाल का क्या पता है? मैं कहा पता नहीं, मेरे जहन में आता है, मैं जहाँ पढ़ता हूँ तो उसमें मिसरों में बांध लेता हूँ। कहता भाई देखो अभी तुम बच्चे हो, पढ़ाई करो जी, अपनी ज़िंदगी बनाओ, उसके बाद कारोबार संभालना है, ये शौक़ तो बात की बात है जी, इसमें इतना महव न हो। तो मुझे वो थोड़ा रोकते थे, लेकिन बात यह है कि फ़न की जो सफ़र है वो रुकता नहीं, बेशक बेशक, इसकी जो डेवलपमेंट है, इसकी वसअतें हैं वो रुकती नहीं हैं। तो इस ढंग से मैंने कलमकारी शुरू की। तो आपने उस्ताद जो है फिर नौबहार साबिर साहब को अपना बनाया? हाँ, ऐसे था जी, नौबहार साबिर साहब को तो ये सन 81 की बात है। मैंने 79 में 1979 में पब्लिकली अपनी पहचान बनाने के लिए पटियाला की एक अंजुमन है त्रिवेणी साहित्य परिषद, मैं उससे वाबस्ता हुआ जनवरी 1979 में। उसके बाद उस अंजुमन की माहाना निशस्तों का ये फ़ायदा हुआ कि उसमें पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के, महिंद्रा कॉलेज के, मोदी कॉलेज के, स्टेट कॉलेज के और लोकल जितने भी शायर थे, कलमकार थे, नज़र निगार थे, कलमकार थे, वो सभी आते थे और सभी का अंदाज़े फ़िक्र सुनने को मानने को मिलता था। तो उससे मेरी जहानत बड़ी डेवलप हुई जी। तो मैं भी वहाँ खैर अपनी चीज़ें सुनाता था, मुझे दाद मिलती थी, हौसला अफजाई मिलती थी। वहाँ ये मेरे उस्ताद नौबहार साबिर साहब आया करते थे। अच्छा, तो वो सब नौबहार साबिर आते थे, सागर शिफाई साहब आते थे और ये महेश पटियालवी जी आते थे, रोशन पटियालवी आते थे, बहुत बड़े बड़े शायर आते थे। मेरे जो जिन्होंने मेरी उस अंजुमन में रहनुमाई की, बाद में मेरे उनके भाई जैसे ही ताल्लुकात बन गए थे। जनाब नवीन कमल भारती, वो जनरल सेक्रेटरी होकर थे। बाद में तो फिर मैंने भी ऑफिस बियरर के तौर पर उसमें बहुत काम किया। तो हुआ क्या कि जब मुझे मेरे उस्ताद ने सुना, यानी कि मेरे उस्ताद की बात है कि बाद में मेरे उस्ताद बने, तो सन 81 में मुझे उनका एक संदेश आया मेरे एक दोस्त के जरिए में कि भाई आकर मिला करो कभी। वाह! तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, एक इतने बड़े उस्ताद का। मैं हमारे दुकान के साथ ही, प्रेस के साथ ही उनका एक इलाका है रघु माजरा, तो उसमें उनका जो मकान था, उनकी बिल्डिंग थी, उसका मड़िया आश्रम उनका, मड़िया उनका सबकाश थी जी जी। तो उसमें मैं पहुंचा, तो उन्होंने मेरे से बातचीत की, मेरा तारुफ लिया, मेरी शेरी सफ़र के बारे में उन्होंने बातचीत की। फिर उन्होंने कहा कि देखिए आप मिला जुला करें, अब फलां मेरे शागिर्द हैं, वो सभी आते हैं, तो हमारा यहाँ खुला हिसाब है, आप आया करें, जी। अपनी तख्लीकात सुनाया करें, जी। कोई कमी बेशी होगी तो दूर हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। तो अभी ऐसे आप कहते हैं, अच्छा कहते हैं, लेकिन
कम से कम आपको किसी उस्ताद के ज़ेर साया तो रहना ही चाहिए। बेशक बेशक। तो उसके बाद हुआ क्या कि मैं उनके पास जाया करता था। उनका एक बड़ा सिंपल सा, बहुत साधारण सा ढंग था। हाँ भाई, गज़ल कही है? जी हाँ कही है, सुनाओ। वो तहरीर में कभी नहीं लेते थे। ठीक है, सुनते। हाँ सुनाओ भाई। फिर मतला कहा, शेर पढ़ा, दूसरा वो हुंगारा भरते थे। तो अच्छा शेर होता था वो हल्का सा मुस्कुरा देते थे। तो ऐसे करते करते मैंने उनसे 1984 तक, क्योंकि उनका वफ़ात जो 1984 के में वो उनका इंतकाल हो गया था, 1900 मेरा ख्याल है मार्च अप्रैल में। जी जी जी। तो वह बस वो 3-4 साल मैंने उनके ज़ेरे साया। सबसे बड़ी बात परवाज़ साहब ये थी, वो 3 ज़बानों के शायर थे। हाँ, मैं जानता हूँ नौबर साबर हमारे पंजाब का वो 3 ज़बानों वाली जड़ी वो सफ़र था, वो मेरे अंदर भी चल रहा था। तो शायदा साहब, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये गुफ्तगू हम कर रहे हैं और आपने अपने शेरी सफ़र के बारे में बताया, तो हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे लिए को गज़ल आप पेश कर दीजिए, गज़ल पढ़ दीजिए। शुक्रिया। मैं नाज़रीन गिरामी की खिदमत में मतला और चंद शेर पेश करता हूँ, उसके बाद जैसा हुक्म होगा। जी जी, ले लीजिए, आप कागज़ ले लीजिए, आराम से बैठिए, कोई बात। कि बशर ही से जी एक ये सवाल करता है। वाह। बशर ही से एक ये सवाल करता है, बशर का जीना बशर क्यों मुहाल करता है। वाह 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 वाह। बशर का जीना बशर क्यों मुहाल करता है, बशर ही से एक ये सवाल करता है, बशर का जीना बशर क्यों मुहाल करता है। और परवाज़ साहब ये शेर देखिए कि वो मोहतरम है मगर है वो आस्तीन का सांप। वो मोहतरम है मगर है वो आस्तीन का सांप। वो मोहतरम है मगर है वो आस्तीन का सांप। वो जब भी डसता है यारो कमाल करता क्या है। बात है, वाह। वो जब भी डसता है यारो कमाल करता है। वो मोहतरम है मगर है वो आस्तीन का सांप। क्या कहने। वो जब भी डसता है यारो कमाल करता है। और उभर के आती है तस्वीर उस पे उतनी ही। परवाज़ साहब मुलाहिज़ा कीजिए, उभर के आती है तस्वीर उस पे उतनी ही जो जितना सोच का कैनवस विशाल करता है। जो जितना सोच का कैनवस विशाल करता है, उभर के आती है तस्वीर उस पे उतनी ही जो जितना सोच का कैनवस विशाल करता है। और जला जला के दिए वो स्याह लफ्ज़ों के, जला जला के दिए वो स्याह लफ्ज़ों के, स्याह रातों का जीना मुहाल करता है। स्याह रातों का जीना मुहाल करता है। और उसे भरोसा है अपने हुनर पे कुछ इतना, उसे भरोसा है अपने हुनर पे कुछ इतना, कज़ा के नेज़े के आगे भी ढाल करता है। बहुत अच्छा, कज़ा के नेज़े के आगे भी ढाल करता है। और नाज़रीन गिरामी, ये मक्ता इस गज़ल का मुलाहिज़ा कीजिए कि लहू के फूल गोहर आंसुओं के बरसाकर। अच्छा। लहू के फूल गोहर आंसुओं के बरसाकर गरीब शैदा को वो माला माल करता है। बहुत अच्छा। गरीब शैदा को वो माला माल करता है। बशर ही से एक ये सवाल करता है, बशर का जीना बशर क्यों मुहाल करता है। शैदा साहब, आपने जो शेर पढ़े हैं ना, ये एकदम से मुख्तलिफ रंग है इसमें जी। और ये आपकी जो शेरी काविशें हैं उसका एक आईना भी है कि आपने बड़े प्यारे मफहूम इसमें बांधे हैं। मेरा जी चाह रहा है कि एक गज़ल आपसे और सुनूं, आप और गज़ल एक पेश कर दीजिए जी। परवाज़ साहब, मैं नाज़रीन गिरामी से खिताब करते हुए एक मुख्तलिफ रंग की गज़ल पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा। मतलब अर्ज़ करता हूँ कि सब्ज़ जंगल से निकल कर डार से बिछुड़ा हिरन, सब्ज़ जंगल से निकलकर डार से बिछुड़ा हिरन, आ गया सहरा की जद में प्यास का मारा हिरन। बहुत अच्छा। आ गया सहरा की जद में प्यास का मारा हिरन, और ले गए जिसको शिकारी उसके बच्चों का सवाल। अच्छा। ले गए जिसको शिकारी उसके बच्चों का सवाल, क्या नहीं आएंगे मम्मी अब कभी पापा हिरन। वाह वाह वाह। क्या नहीं आएंगे मम्मी अब कभी पापा हिरन। और अपनी बैठक में सजाने के लिए बाजार से, अपनी बैठक में सजाने के लिए बाजार से आज हमने भी खरीदा
फूंस का पुतला हिरन। बहुत प्यारा शेर। आज हमने भी खरीदा वाह, फूंस वाह, का वाह। पुतला हिरन। क्या कहने चाहते और हैं? ये शेर मुलाजा कीजिएगा, ये तारीख के पस मंज़र में मुलाजा कीजिए। ये शेर मैं नाज़रीन गिरामी से खिताब करते हुए ये शेर पेश कर रहा हूँ कि असल में होना ही था तारीख में सीता हरण। असल में होना ही असल था, में होना ही था तारीख में सीता हरण, इसलिए ही दे गया था राम को धोखा हिरन। हाँ, बहुत प्यारा शेर। इसलिए ही दे बहुत गया था राम को धोखा हिरन। और आखिरी शेर इस गजल का कि सोने जैसे सींग उसकी जान की दुश्मन बने। अच्छा अच्छा। सोने जैसे सींग उसकी जान की दुश्मन बने, देखकर पाँव जो अपने रोज ही रोता हिरन। वाह, देखकर पाँव जो अपने रोज था रोता हिरन। क्या कहना? सोने जैसे सींग उसकी जान के दुश्मन बने। वाह वाह वाह। देखकर पाँव जो अपने रोज रोता था हिरन। और मकता इस गजल का प्रभात साहब नाज़रीन गिरामी से कि शैदा कस्तूरी की खुशबू अंत ले लेती है जान। शैदा शैदा कस्तूरी की खुशबू अंत ले लेती है जान। पागलों सा दौड़ता जब थक के गिर जाता हिरन। बहुत प्यारा शेर। पागलों सा वाह, वाह। दौड़। बस ये मेरा रंग है। नहीं, और शैदा साहब आप बड़े मुख्तलिफ किस्म की शेर कहते हैं, बड़ा अलग रंग है और उसमें सुनने वाले को लगता है कि नई चीज़ आपने पेश की है। जी। मैं एक बात ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो शायरी है, शेर कहना कोई मजाक का काम तो है नहीं है। इसके पीछे जो एक मश्क होती है, तरबियत होती है, वो सब चीज़ें चाहिए। वो तो आपने बता दिया कि आपकी तरबियत किस तरह से हुई, आपने शेर कहने शुरू किए, वो मश्क भी होगी। एक चीज़ और होती है कि जो इसकी ग्रामर है, जो इसका अरूज है, वो आपने कहाँ से सीखा? और मुझे ये भी बताइएगा कि हमारे नाज़रीन तक भी बात पहुँचे कि शायरी में अरूज की क्या अहमियत है, और जो नए लिखने वाले हैं वो क्या करें कि उनकी शायरी और पुख्ता हो जाए। जी, बहुत अहम तरीन सवाल है आज के अदब प्रोग्राम का। मैं नाज़रीन गिरामी से खिताब करते हुए प्रवास साहब ये कहना चाहूँगा कि पुराने आलिमों की जानिब से जी अक्सर ये कहा जाता है, ख़ासतौर से सुखनवर आलिमों की जानिब से, कि भाई जो अरूजी होता है जी, ये ज़रूरी नहीं कि वो शायर भी अच्छा हो। जी 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 जी, वाह। लेकिन जो शायर है तो उसके लिए अरूजी होना जो है वो लगभग जी लाजमी होता है। जी। यानी इस जुमले में दोनों बातें क्लियर हो जाती हैं कि अरूज का इल्म होना शायर के लिए ज़रूरी है। अच्छा। लेकिन जो फिक्रमंदी है, जो अंदाज़े फ़िक्र है, वो तभी आपका उरूज पर पहुँचेगा जब आप उरूज को फ़िक्र पर हावी नहीं होने देंगे। अच्छा। उरूज जो है एक टूल है जिससे आपने अपनी मशीनरी को दुरुस्त करना है, फिर उसे रख देना है। वो टूल हर वक्त अपने हाथ में नहीं रखना। हर वक्त आपकी जो है वो फ़िक्रमंदी होनी चाहिए, फ़िक्र करने का अंदाज़ होना चाहिए, मसाइल पर मरकूज़ होना चाहिए आपको। कभी क्या क्या आपके चौगिरदे में मसाइल हैं, मैंने उनको कैसे नज़्म करना है। उरूज तो एक टूल है। जो लोग इस टूल को हर वक्त अपने रूह के साथ, अपने जिस्म के साथ बांधे रखते हैं, वो कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, वो अच्छे शायर नहीं होते। वो जो इनका इस्तेमाल करके एक तरफ रख देते हैं, वो अच्छे शायर होते हैं। यानी अरूज का होना हाँ, लाजिम तो है जी, लेकिन उसकी एक हद है। हद है। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो अरूज है इसकी ज़रूरत तो है, लेकिन तख्लीक दूसरी चीज़ है। आदमी को उसका जो रंग है शायर का वो अलग होना चाहिए। उसकी जो सोच, जो फिक्र वो है। आपके ना इसके जवाब में एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहता हूँ, बड़ी अहम है जी। मेरे वालिद मोहतरम ने जब ये देखा कि भाई ये इस पर तो जुनून तारी है, ये तो शायर बनेगा ही बनेगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई 3 मीम याद रखो, मेहनत, मश्क, मुताला। वाह।
शादा साहब बहुत प्यारी बात आप कर रहे हो, लेकिन हमारा जो वक्त है वो बिल्कुल महदूद था और आपने बड़ी मालूमाती ज़िंदगी के बारे में अपनी और दूसरी चीज़ें हम तक पहुंचाई, हमारे नाजरीन तक आपकी शायरी गई। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आइंदा फिर किसी नए मौजू के साथ, किसी अहम शख्सियत के साथ आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।